नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज सुबह सुबह मैं आपको बिहार का एक एनालिसिस सुनाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके अपने दल की औपचारिक कमान संजय झा को सौंप दी है। अब आप कहेंगे इसमें कौन नई बात बड़ी बात है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये सब क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, कौन है संजय झा। इसकी सारी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संजय झा बेल्ट लगा लूं, जरा अच्छा नहीं लगता। संजय झा मूल रूप से, जो वैचारिक रूप से जिनको कहा जाए, वो आरएसएस के आदमी हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आदमी हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से वो एमएलसी भी रह चुके हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो जनता दल कभी समाजवादियों का गढ़ रहा करता था 1988 में जब बना था, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस ले लिया गया था मंडल कमीशन लागू होने के बाद से, उसके बाद जनता दल पूरी तरह से बिखर गया। कई जनता दल बने, आज भी शायद 4-5 जनता दल हैं, जिनमें एक जनता दल यूनाइटेड भी है, जो बिहार के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। अब और भी है एक जनता दल, बीजू जनता दल उड़ीसा में, जनता दल एस कर्नाटका में, कई जगह टूट फूट करके वो नई नई पार्टियां बन गई, जिसको जैसा मन चाहा समाजवादियों ने उसको अपने रूप से रंग दे दिया। और उसके बाद फिर जो कहानी सामने निकल करके आई, मैं और दूसरे जनता दलों की बात नहीं करूंगा, आज मैं बिहार के जनता दल की बात करने जा रहा हूं। जनता दल में सबसे पहले इस जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष बने जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद यह कमान शरद यादव के पास आई और शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को ध्वस्त करके इसकी कमान हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पास आई। लेकिन अब हालात कुछ बहुत ही बदले नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार भी अब पूरी तरह से ये कहना चाहिए कि वो बुढ़ापे की ओर हैं, या उनको बहुत सारी चीज़ें कहना सुनना भी कभी कभी वो कुछ भी बोल जाते हैं। तो खैर, ये सारी कहानियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी वजह ये है कि अब उन्होंने मालूम नहीं क्यों अपनी पार्टी की कमान संजय झा को सौंप दी है। असल बात यह है कि जनता दल के जो 2024 का चुनाव है उसमें 12 सांसद आए, और उससे पहले जनता दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे लल्लन सिंह थे। लल्लन सिंह को भी चुन करके आए, तो उनको एक मंत्रालय पंचायत राज दे दिया गया केंद्र में नरेंद्र मोदी द्वारा। और
अब कहानी ये आती है कि कहीं ये जिस बैसाखी पर, जिस नीतीश कुमार की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है 12 सांसदों के बलबूते पर, यह कहीं धोखा तो नहीं दे जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो आदत है वो हमेशा धोखा देने की है। ये सब तरफ और जग जाहिर हो चुका है, चारों तरफ आपने देखा होगा। कभी भी नीतीश कुमार कहीं एक जगह टिक करके नहीं रहते। अभी वो आरजेडी में थे, हाँ, एक जनता दल आरजेडी भी है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव है अभी इस समय। तो कई जनता दल बने थे। खैर, ये जनता दल इस समय अचानक आकर के आरएसएस के जो पृष्ठभूमि का व्यक्ति है उसकी गोद में कैसे बैठ गया, ये कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो जो कुछ है वो चल ही रहा है। अब ये असल बात यह है कि या तो जनता दल यूनाइटेड टूटेगा, 3 खंडों में बटेगा, या ये जनता दल पूरी तरह से समायोजित हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में कमान आ चुकी है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और आरएसएस की पृष्ठभूमि का है। और जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, कहना चाहिए अमित शाह, वो उनका आदमी है, संजय झा। संजय झा पर नीतीश बाबू इतना भरोसा करते थे कि जो भी वो करते थे, कहते थे, वो उसकी बात मानी जाती थी। अभी जो पिछले दौर में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए, आरजेडी में गए, तब भी संजय झा की सहमति से आए। आरजेडी छोड़ करके जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के फिर से अपनी सरकार बना ली, तब भी संजय झा का ही खेल था। अब सवाल उठता है कि केंद्र की लंगड़ी लूली सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए अमित शाह ने उस आदमी को जनता दल के भीतर घुसा दिया है। ये जनता दल में घुस करके कार्यकारी अध्यक्ष होने के माने बहुत कुछ होते हैं। कहीं किसी भी चीज़ को वो निर्णय ले सकते हैं। निर्णय तो वैसे भी नीतीश कुमार संजय झा के भरोसे ही होकर के लेते हैं। हालांकि संजय झा का जो कार्यकारी अध्यक्ष पद दिया गया है उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड में बहुत ही खलबली मची हुई है। वहाँ जो कार्यकर्ता, देखिए पृष्ठभूमि जनता दल एस की क्या है। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट काफ़ी मिलता है क्योंकि वो एक समाजवादी व्यक्ति रहे हमेशा से, और ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। जो वोट पड़ा है अब की बार 12 सीटें आई हैं, वो कोई मामूली बात नहीं है। मुसलमानों ने भी उन्हें वोट दिया है। खैर, वो अलग बात है। अब बात आती है कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसकी जो रूपरेखा थी वो नीतीश कुमार ने बनाई थी लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ करके। अब वो सारी चीज़ें यहाँ सामने आ रही हैं, तो फिर संजय झा ने ही अमित शाह के कहने पर इंडिया गठबंधन की जो रूपरेखा रचने वाले, बिहार में सबसे पहले पार्टी का इंडिया गठबंधन का ढांचा तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई। उसमें सारे देश के जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं उनके नेता बुलाए गए। उससे हटाने के लिए संजय झा ने ही ये सारी पूरी कहानी रची थी अमित शाह के कहने पर कि नीतीश बाबू को वहाँ से हटा लीजिए। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के लोग हैं, उसमें अश्विनी चौबे का जो बयान आया है वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि हम अब जो एक छोटी सी पार्टी है जिसके शायद 40 के आसपास विधायक हैं, वो व्यक्ति हमारे ऊपर राज कर रहा है और हम इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पास मुख्यमंत्री का भी पद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस अश्विनी चौबे के बयान का कहीं भी किसी भी रूप में खंडन नहीं आया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं ने कोई खंडन नहीं किया है। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बारे में कहिए, फिर जो चौधरी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी ये बात कही गई है कि वो ऐसे लोग घुस आए हैं बाहर के लोग, तो हम सफाया करना चाहते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि कुल मिलाकर के हम इंडिपेंडेंट रूप से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब की बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ये बात खुली हुई है। लेकिन
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा ने कल शायद एक अंतिम अपना जो वाइट दी थी टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स को, उसमें यह कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव होना है। और साथ ही शायद उनका ये इशारा भी था कि अक्टूबर में जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उसी दौरान हमारी पार्टी का भी हमारे बिहार का भी चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं। और लेकिन कभी नीतीश कुमार का जो एक चारित्रिक पॉलिटिकल निर्माण हुआ है वो आपके सामने है कि वो कहीं भी टिकते नहीं हैं। जहां उनको तकलीफ होती है वो चुप्पी साध जाते हैं और फिर अपना रंग बदल लेते हैं। हालांकि वो परसों जब 28 तारीख को बिहार से दिल्ली आए थे तो ये सारी गोटियां उसी समय रख दी गई थी कि शायद अब जनता दल यूनाइटेड, या ये कहना चाहिए नीतीश कुमार के दिन लगने वाले हैं। और वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जब संजय झा को बना दिया गया तो वो निश्चित तौर पर यह तय हो गया कि अब नीतीश कुमार का ये बिल्कुल अंतिम गेम चल रहा है, अंतिम खेल चल रहा है। क्योंकि जो 12 सांसद हैं उनमें से मैं समझता हूं कि कुछ एक भारतीय जनता पार्टी में भी जाएंगे, कुछ अलग पार्टी जो नीतीश कुमार का जो कार्यालय है पटना में उस पर कब्जा कर लेंगे, और बाकी जो घोर समाजवादी हैं वो लोग आरजेडी में जा सकते हैं। तो ये तो मैं कहानी आपको बता रहा था। बाकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से होकर के ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आप ये बात भी पूछेंगे कि आरवी सिंह को ये सारी चीज़ें, कहानियाँ क्यों सूझती हैं, क्यों आती हैं? अरे भाई, मैं आपको बता दूं, आप मेरे दर्शक हो, मेरा काम है आपको संतुष्ट करना, खबर बताना, दिखाना। अब आप देखिए, जो नेता वृद्ध हुए हैं किसी भी दल के, उनकी पार्टी में घमासान मचा है। आप देखिए, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जब वृद्ध हुए तो उनकी पार्टी में विखंडन हुआ, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये सारा खेल यूपी में रचा गया, वो सबके सामने है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन नाम लेना जरूरी है कि जो वृद्ध नेता हो जाते हैं उनकी पार्टियों का क्या हाल होता है। अब मैं मायावती जी का नाम लूँगा। मायावती भी अब वृद्धावस्था की तरफ ही हैं, 60 साल से ऊपर निकल गई हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी का भी अभी 2024 के चुनाव में देख लीजिए क्या हाल हुआ है। अमित शाह ने पूरी तरह से उनकी पार्टी को बर्बाद कर दिया है। फिलहाल उनके जो भतीजे थे उन्हें 6 महीने पहले पूरी कमान दी गई थी, अब फिर आकर के उसको रिकवर करने की कोशिश हो रही है। जनता कैसे भरोसा करेगी कि मायावती अभी टिकी रहेंगी इस बात पर, और कोई अमित शाह ने कोई झटका दे दिया तो फिर कहीं आकाश को एक बगल ना फेंक दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ महाराष्ट्र के जो सबसे ताकतवर नेता रहे शरद पवार की तरफ। शरद पवार जब बुढ़ापे की ओर आए तो देखिए उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, आपको सबको मालूम है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मैं वृद्धावस्था से उसको जोड़ रहा हूँ कि जब नेता ताकतवर होता है तो पार्टी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, और विचारधारा हो जाए, मैं उस पर बाद में आऊँगा। इसी तरह से देखिए पीठ में छुरा भोंका गया उद्धव ठाकरे के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि जब वो अस्पताल में थे और आईसीयू में थे तब उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, और एक शिंदे महाराज थे, उनको ला करके चीफ मिनिस्टर बना दिया महाराष्ट्र का। इसी तरह से एक बात कहूँगा उड़ीसा बीजू जनता दल के बारे में। बीजू जनता दल 2024 में ये अफवाह फैला दी गई कि वो बीमार हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और देखिए वहाँ पे पार्टी पूरी तरह से उनकी आज खत्म होने की स्थिति में आ चुकी है। ख़त्म ही सी समझो, क्योंकि बुढ़ापा है और इतनी ताकत नहीं है कि वो अब जनता के बीच खेतों पर, मेड़ों पर, और कहना चाहिए जो समस्याएं हैं उन पर विचार करने के लिए जा सकें, क्योंकि बीमारी एक ऐसी ही चीज़ होती है। ऐसे ही यही कारण मैं आपको फिर इससे गिनाता हूँ कि नीतीश कुमार का भी यही हाल है। वो गाहे बगाहे पता नहीं कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वृद्धावस्था की एक कहानी है। खैर, वृद्धावस्था नीतीश कुमार पर है,
निश्चित तौर पर वो अब चुनाव में शायद अब 0 गोल होने वाले हैं अगले विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये वृद्धावस्था महाराष्ट्र के जो 2 दलों के बारे में मैंने बताई वो वहाँ काम नहीं आई, क्योंकि वहाँ मराठा जो अस्मिता थी वो जुड़ी हुई है। खासतौर पर जिन लोगों ने दल छोड़ा और जिन लोगों ने पार्टियों को तोड़ा, उन पार्टियों के जो मूल नेता थे उनका साथ दिया, और जिसमें 7 सीटें शायद उद्धव ठाकरे को मिली हैं और कई शायद 9 के आसपास शायद शरद बाबू को मिली है, और बाकी कांग्रेस रिकवर हुई है बहुत सारी, 12 या 11 जितनी भी हैं, लेकिन वहाँ पे दमदार है वो अघाड़ी संगठन। तो उनको क्यों मिला है? इसलिए कि वो बुजुर्ग होने के साथ साथ वो ताकतवर नेता थे और उनकी जनता में पैठ थी। अभी भी उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया है, सुप्रिया सूले को, तो वो मैं समझता हूँ इस तरह से होता क्या है कि जनता जुड़ी रहती है। जो ताकतवर नेता होता है उसके साथ ही सारा जो जनता होती है वो आती है। तो खैर, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी तोड़ने का जो कहानी है वो ये कहानी है। और आपने देखा होगा भाई मध्य प्रदेश में भी जो कमलनाथ है वो केवल टाइम से चुनाव प्रचार में जाते थे, 10 बजे निकल रहे हैं, शाम को 6 बजे घुस आते हैं। नेता कभी रात दिन नहीं देखता, और यही वजह रही कि कांग्रेस वहाँ जब तक कमलनाथ के नेतृत्व में रही पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब बात आती है, देखिए ताकतवर नेता, भाई सोनिया गांधी जी बुजुर्ग थी तब तक वो अध्यक्ष थी, पार्टी कमजोर होती गई। मैं उन पर कोई दाग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक जो व्यक्ति जब वृद्धावस्था की तरफ जाता है तब यही हाल होता है। और फिर ताकत के रूप में जब राहुल गांधी मैदान में आए तो आपने देखा होगा राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की और पूरा देश उनके साथ हो लिया। इसी तरह से एक ताकतवर नेता के रूप में अखिलेश यादव हैं। वो इतनी एनर्जी है उनके अंदर कि वो जब संसद में बोलते हैं, कश्मीर वाले इशू पर 2 साल पहले जब 3 साल पहले कश्मीर का मुद्दा उठा था तो कितना हवा खराब कर दी थी उन्होंने अमित शाह की संसद में, वो भाषण आपने कभी सुना होगा। तो जो व्यक्ति या नेता ताकतवर होता है, जिसे जनता के बीच जाने से कोई रोक नहीं सकता, वो यहाँ तक जैसे एक भैंस का पड्डा भी मर जाए और उसके घर जाकर के उसकी खैर खबर लेता है, दुखी किसान को पूछता है, वो वोट हमेशा उस नेता के साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं आपको पॉलिटिकली बात समझा रहा हूँ कि ताकत के सामने नेता चाहे भले ही कोई टूट जाए, उसके कार्यकर्ता टूट जाए, लेकिन उस नेता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी कहानियां हैं। अब मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार का खेल अब खत्म होने वाला है और इंटरवल हो चुका है। अंतिम जो फिल्म चल रही है वो कब तक क्या होगा ये आपको देखना है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव आपको ये एनालिसिस सुना रहा था। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और इसी तरह की कहानियाँ किस्से सुनाने के लिए मुझे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।